राजेंद्र नगर में भी एक मस्जिद है जिसके ऊपर इनकी नजर है। उस वक्त मैंने कहा था मेरे वो रिकॉर्ड उठा के देखिए। आज क्या मेरी बात साबित नहीं हुई? क्या शमशाबाद की मस्जिद जो है आप तमाम लोगों की आंखों के सामने शहीद नहीं हुई? मेरा आप तमाम लोगों से ये सवाल है। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, किसके लिए? मेडिकल की बात कर रहे हैं हम, किसके लिए? ये कौम के लिए जो एक दूसरे का खून के प्यासे। हैदराबाद को भाग्यनगर रख देंगे, हैदराबाद को भाग्यनगर का नाम दे देंगे। अरे भाई, भाग्यनगर हैदराबाद का नाम बदल लेंगे, किस लिए? क्योंकि वो नाम हैदराबाद कुतुबशाही दौर के हुक्मरानों ने दिया था। उनको तकलीफ इस चीज के लिए है, हैदराबाद का नाम तब्दील कर ले। बीजेपी वालों को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हैदराबाद के नाम को तब्दील करने की अगर तुम कोशिश करोगे, कसम खुदा की हम हैदराबादी तुम्हारे आने वाले नस्लों को तब्दील कर देंगे, याद रखो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, युद्ध की एक मीटिंग रखी गई जनाब शाहबुद्दीन की जानिब से, जो एक कांग्रेस के लीडर भी हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हमेशा ये संजीदा होते हैं कि युद्ध को कैसे हम बचाएं और युद्ध को कैसे अच्छे काम में लगाएं। जिस तरह से हमारे शहर हैदराबाद में आए दिन जो कत्ले आम हो रहे हैं और जिस तरह से नौजवान बेरोज़गार बनते जा रहे हैं और गलत कामों में मुलविस हो रहे हैं, यही फ़िक्र को लेकर मैलार्दोपल्ली डिवीज़न में एक मीटिंग की गई जहां पर कई नौजवान आए और इन्होंने कई ऐसे बातों का खुलासा किया। यकीनन हमें सोचना चाहिए और समझने की ज़रूरत है, और आप इसे सुनकर शायद आप भी समझेंगे कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। तक़ीउर रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। तो किस्सा मुख्तसर सा है। आप तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितने भी यहाँ पर मुक़र्रिर आए। खैर, मैं बहुत सारी चीज़ें बात करना चाह रहा था और हमारे जितने भी मुक़र्रिर यहाँ मौजूद हैं, जैसे डॉक्टर साहब फैसल साहब ने भी तफसीली तौर पर हम तमाम लोगों को समझाया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शकील साहब ने भी बहुत अच्छा जो है तकरीर दी और हमको बताया है कि आज के जो क्या मसले हैं, क्या मसाइल है, क्या तकलीफ़ है। और भी बहुत मुक़र्रिर थे, आसिफ भाई भी थे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बारी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अज़्म नौजवान ये तंजीम का मकसद है कि हम नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, अपनी बात रखें, अपनी सोच रखें। क्योंकि मेरे दिल में हमेशा से एक तकलीफ़ रही, जब भी हम सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए जब हम देखते हैं हालात, तो तकलीफ़ होती है। जब भी मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ किसी न किसी वजह से, वहाँ पर हमारी ख़वातीन को, नक़ाबपोश ख़वातीन को देखकर मुझे तकलीफ़ होती है। जब भी मैं एक नौजवान को मैं जब देखता हूँ, कोर्ट में जब मैं जाता हूँ, हथकड़ियों में देखता हूँ, तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो ये मसले मसाइल हैं मेरे दिल में, ये बहुत ज़माने से मुझे तकलीफ़ रही। और नौजवान 17-18 साल, 20 साल, 22 साल के जो नौजवान जो आजकल जो क्राइम रेट को बढ़ा रहे हैं, जो मर्डर कर रहे हैं, क़त्ल-ए-आम कर रहे हैं, एक दोस्त का कत्ल कर रहा है, सब एक दूसरे के पीछे हाथ धो के पड़े, जान के दुश्मन बने। ये चीज़ों से जो है मेरा दिल में तकलीफ़ रही हमेशा से। मुझे बहुत, मैं फ़िक्रमंद रहा हूँ, मुझे तकलीफ़ होती रही है। इसलिए हमने, हमारे अज़्म नौजवान की टीम ने ये सोचा कि सोच के हम तमाम लोगों ने एक तंजीम बनाई कि इस तंजीम के ज़रिए हम लोगों को समझाएंगे कि आपके क्या रास्ते होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, कैसे हमको हमारी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना चाहिए, और इल्मी इदारों के ज़रिए हम कैसे हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और दीनी माहौल को भी कैसा हम बढ़ावा दे सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी है, इसलिए मैं अब नहीं करना चाहता हूँ। मैं हमेशा एक पॉइंट ऑफ एक्शन के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ, थियरी के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ बातें बहुत हो गई, बातें बहुत होती हैं, तकरीरें बहुत होती हैं, मगर मेरा ये सवाल है, इसका हल क्या है? ये मसलों का हल क्या है? इसके वजूहात क्या है, पस मंज़र क्या है? ये सब आप तमाम लोगों को मालूम है, मगर इसका हल क्या है? मेरे हिसाब से इसके 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे नज़र में जो है मैं समझता हूँ कि इसके ज़रिए हम ठीक कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला रोल हमारे उलमाओं का, सबसे पहला रोल। आजकल हमारे उलमाए जो है खामोश बैठे हैं,
आजकल बोलना नहीं चाहिए कि वीआईपी एमएलए एमपीओं के घर के जो है दरबारी बने गए। मैं खुले अल्फाज में कहना चाह रहा हूँ, मैं खुले अल्फाज में उनकी तनकीद कर रहा हूँ। अपने महफिलों में, अपनी दावतों में एमएलए एमपी को वीआईपी बनाकर बुलाते हैं। अरे ये घर के जो है दरबारी बने गए। मैं खुले अल्फाज में कहना चाह रहा हूँ, मैं खुले अल्फाज में उनकी तनकीद कर रहा हूँ। अपने महफिलों में, अपनी दावतों में एमएलए एमपी को वीआईपी बनाकर बुलाते हैं। अरे ये मुहद्दिस दक्कन का शहर है, वो मुहद्दिस दक्कन का शहर है जिसने निज़ाम के तख्त व ताज को लात मार दिया था। ये उनका शहर है। और हमारे उलमा का किरदार क्या है? हमारे उलमा जो हैं बिरयानी खा रहे हैं, हमारे उलमा जो हैं एमएलए एमपीओं को देख के इतने खुश हो रहे हैं कि वो भूल जा रहे हैं कि हमारे पास गरीब अवाम भी है जिनको हमारी तरबियत की ज़रूरत है। ये सलाहियत डालने का काम माशरे में हमारे उलमाओं का है। मगर हमारे उलमा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनके दिल में इल्म है, मगर वो इल्म वो कुछ काम का नहीं जब तक अगर आप उसकी तबलीग नहीं करेंगे। मेरे नज़र में उलमा का बहुत अहम रोल है। मस्जिद कमेटियों में भी नौजवानों को आना चाहिए। मुझे याद है जब हम बड़े हो रहे थे, हमारे मोहल्ले की मस्जिद की कमेटियों में हम होते थे। हमारे मस्जिद में ही जिम होता था, वहीं पर नौजवान आके एक्सरसाइज करते थे। एक पुरसुकून माहौल बना हुआ होता था। हर एक दूसरे के मसले मसाइल के ताल्लुक़ से हम बैठ के बात किया करते थे। मस्जिद के हर काम में जो है मसरूफ़ हुआ करते थे। आज नौजवान मस्जिद से दूर हो गया। नौजवान मस्जिद को जाएगा सिर्फ जुम्मे की नमाज अदा करने की। अब असर की नमाज का हाल देखिए, फजर की नमाज तो छोड़ ही दीजिए, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा। आप हमारे सफ़ों में देखिए कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं, कितने लोग जो है ये तंजीम से जुड़े हैं। एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और हमारे नौजवान मर्डर कर रहे हैं। और क्या क्या मसले मसाइल है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मुझे शर्मिंदगी का एहसास होता है। अरे मुसलमान का मतलब ये है, सबसे आला दर्जे के इंसान को मुसलमान कहते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालों को, रोज़ा रखने वालों को मुसलमान नहीं कहते। दिल में तकलीफ़ होती है जब मैं माशरे में अपने भाई बहनों की ये हालत देखता हूँ। हम किसके लिए क़यादत कर रहे हैं? हम किसके लिए सियासत कर रहे हैं? मेरा ये सवाल आप तमाम लोगों से है, हम किसके लिए कर रहे हैं? हम किसके लिए 12% की बात करेंगे? हम किसके लिए स्कॉलरशिप के लिए बात कर रहे हैं? हम किसके लिए जो है शादी मुबारक के लिए लड़ रहे हैं? कौन सी कौम के लिए? मेरा आप तमाम लोगों से ये सवाल है। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, किसके लिए? मेडिकल की बात कर रहे हैं, हम किसके लिए? ये कौम के लिए जो एक दूसरे का खून के प्यासे, ये कौम के लिए? मेरे दिल में तकलीफ है। मैं इसलिए, आप लोगों को शायद बुरा ना लगे, मगर मुझे तकलीफ है। मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं अपनी कौम को ये दर्जे पे जाते हुए नहीं देख सकता। मैं क़यादत कर रहा हूं, मैं भी सियासत में हूं, मगर मुझे ऐसी कौम की सियासत करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे मंजूर नहीं है। सियासी पार्टियां इस ताल्लुक से कोई भी बात नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। मेरे लिए वोट बैंक ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए आपकी बहाली, आपकी खुशहाली ज़रूरी है। आप सीधे रास्ते पे चलेंगे, अगर आपके 30 से 40 एमएलए बनते हैं तो बोलिए आपको कौन सीएम बनने से रोक सकता है? बनाओ अपना चीफ मिनिस्टर, लिखो अपनी तकदीर, बनाओ अपना मुकद्दर, लड़ो, बड़ा सोचो। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा काम होगा। इसलिए मेरे भाई, मेरी सोच, मेरी तकलीफ, मेरे जज्बात ये आप तमाम लोगों के सामने आ गए। मैं इसी बात करना नहीं चाह रहा था। मैं आप तमाम लोगों को सुना, आप तमाम लोगों ने ये बात की। अपने अपने मोहल्ले में भी ज़रा गौर व फिक्र कीजिए। और जब तक मैं एक शख्स का नाम ना लूँ, मेरी तकरीर पूरी नहीं होती। अब मैं माज़रत चाहता हूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्टियों के आए हैं, मगर तनक़ीद करना मेरा काम है। जमहूरियत में तनक़ीद करना मेरा काम है। एक ऐसे शख्स है जिनकी काबिलियत को देख के आइंस्टाइन भी परेशान है। हमारे राजेंद्र नगर के एमएलए हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने काबिल, इतना मोतेबर शख्स, प्रकाश गौड़,
आइंस्टाइन भी परेशान है, मेरे से पढ़ा लिखा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहते तो आज उनकी रूह कब्ज़ हो जाती थी उनको देख। इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार एमएलए असेंबली में जाता है, प्रमाणम स्वीकार नहीं कर सकता, मेरा नाम प्रकाश गौड़ नहीं बोल सकता। वैसा एमएलए इतने सालों से हमारी क़यादत कर रहा है। ये बख्ती हमारी है। जब उनको कहा जाता है कि आइए भाई सुलेमान नगर में, आइए भाई शास्त्रीपुरम में, आइए भाई भट्टापल्ली को, वो नहीं आते। उनका जवाब क्या है? मैं नहीं आ सकता भाई, मुझे आने नहीं देते। फिर तुम्हारे साथ दो गनमैन का लूडो खेलने के लिए है, रॉडी शीटर तुम्हारे पास, गनमैन तुम्हारे पास, फिर डर तुम्हारे। मैं आपकी जानिब से प्रकाश गौड़ साहब को कहना चाहता हूं, अगर आपको सुलेमान नगर में कोई रोक रहा है, अगर आपको शास्त्रीपुरम में कोई रोक रहा है, तो शहाबुद्दीन आपको सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, मैं आपको घुमाऊंगा। आपको डर है, पता नहीं कौन सी खाला जो है चप्पल कहां से फेंकेंगी। आपको डर है, आपने काम वो किया ना। अगर आप काम करते तो मैं ही आपके साथ होता, ये तमाम लोग आपके साथ होते। कोई काम नहीं, अखिलियत एरिया आ गया, छोड़ो इसको। सबका ये हाल है। और हम राजेंद्र नगर में करते क्या है? पतंग को जिताने की चक्कर में अब तक जीती। 2009 से इलेक्शन लड़ रहे हैं आप, 2014 का है, 2018 का है। सियासी है भाई, आप पसंद कीजिए किसको भी, आपका इख्तियार है, मगर काम तो करना चाहिए। काम कीजिए। सियासी इख्तिलाफात हमारे थे, है और रहेंगे, मगर मैं किसी की तनकीद नहीं करना चाहता हूं। सब हमारे ही भाई। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहां पर जो है हम मुसलमानों की बाहैसियत जो है क्या कहते हैं, हमने जहां मिसाल कायम नहीं की। शर्म आती है मुझे, तकलीफ होती है मुझे। मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं आज थोड़ा जज्बाती हूं, मगर मेरे जज्बात के पीछे जो है मेरा दर्द है, मेरी तकलीफ है। मैं मेरी अपनी तकलीफ को बयान करने आप तमाम लोगों को यहाँ बुलाया। मैं कोई सियासी जलसा लगाने की कोशिश में नहीं था। मैं चाहे तो बहुत सारे लोगों को बुला सकता था, मगर मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग आए जो माशरे में जाके, समाज में जाकर हमारी बात को रख सके, हमारे साथ जुड़ सके। हर तरफ से हम मार खा रहे हैं, हर तरफ से हमें जूते पड़ रहे हैं। अब आप देखिए बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी हुकूमत क्या कर रही है। उसकी सारी की सारी सियासत सिर्फ मुसलमानों पे टिकी है, मुसलमान को तकलीफ दो और वोट लो। और हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में मुत्तहिद नहीं, हम आपस में एक दूसरे का गला काट रहे हैं। मेरा ये सवाल आप तमाम लोगों से, क्या है इनके पास सियासत बीजेपी की? ना डेवलपमेंट की बात होती है। आज आप देखो हिंदुस्तान की इकोनॉमी देखिए कहां पर जा रही है। हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए कहां पर जा रहा है। हिंदुस्तान में क्राइम रेट देखिए कहां पर जा रहा है। 22 लाख करोड़ का टैक्स मोदी ने हमसे वसूला है। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा है, खाने पीने की जो है जरूरियात, बुनियादी जरूरियात हमको हासिल नहीं हो रही है। यह बीजेपी की सियासत है, यह माहौल है। यह माहौल से लड़ने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। इनके पास कुछ नहीं है बात करने के लिए। हैदराबाद को भाग्यनगर रख देंगे, हैदराबाद को भाग्यनगर का नाम दे देंगे। अरे भाई, भाग्यनगर हैदराबाद का नाम बदल लेंगे किस लिए? क्योंकि वो नाम हैदराबाद कुतुबशाही दौर के हुक्मरानों ने दिया था। उनको तकलीफ इस चीज के लिए है, हैदराबाद का नाम तब्दील कर ले। बीजेपी वालों को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हैदराबाद के नाम को तब्दील करने की अगर तुम कोशिश करोगे, कसम खुदा की हम हैदराबादी तुम्हारे आने वाले नस्लों को तब्दील कर देंगे। याद रखो, तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में अगर ताकत है तो बदल के दिखाओ तेलंगाना का नाम। हैदराबाद के नाम के पीछे लगे हो, अगर है तुम्हारे में हिम्मत तो बदल के बताओ तेलंगाना का नाम। आप तमाम लोगों को मालूम नहीं है, तेलंगाना का नाम भी कुतुबशाही हुकूमत ने दिया था। यह तेलंगाना का नाम पहले तेलुगु अंगना था। ये कुतुबशाहियों ने,
कुतुब शाही के हुक्मरानों ने जहां पर तेलुगु बोलने वाले लोग रहते हैं, पढ़ने वाले लोग रहते हैं, उस मुकाम को तेलुगु अंगना का नाम दिया गया था। वो आगे जाते जाते तेलंगाना बन गया। तारीख की किताबें उठा के देखिए, पूछिए प्रोफेसरों से, पूछिए खैदीन से, बदलो उसका भी नाम। ये भी तो कुतुब शाही ने दिया था ना नाम, बदलो उसका भी नाम। नहीं बदल सकते, इनकी सियासत इतनी है, इनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं, इनके पास तालीम ही नहीं, बस ये बोलते रहते और हमें भड़काते रहते। और हम सेक्रेटरीट की मस्जिद शहीद हुई थी जब मैंने यहाँ पर इसी मुकाम पर जलसा किया था, और मैंने कहा था राजेंद्र नगर में भी एक मस्जिद है जिसके ऊपर इनकी नजर है। उस वक्त मैंने कहा था, मेरे वो रिकॉर्ड उठा के देखिए। आज क्या मेरी बात साबित नहीं हुई? क्या शमशाबाद की मस्जिद जो है आप तमाम लोगों की आंखों के सामने शहीद नहीं हुई? और आप कहते हैं कि फिर आप समझते हैं कि मुसलमानों को माफ कर दे। तुम एक छोटा सा चालान नहीं माफ करते, हम हमारी मस्जिद शहीद होगी तो तुमको माफ कर देंगे। कितनी बड़ी माफी देंगे तुम्हें? इलेक्शन के वक्त मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे नौजवानों से पूछना चाहता हूं, अपनी कौम के लिए कुछ करो, मिल्लत के लिए कुछ करो। कुछ दिन पहले मेरी पार्टी के एक लीडर ने क्या कहा, एक जलसे में, एक तकरीब में उसने कहा कि इख्तिदार रेड्डी भाइयों के हाथ में रही तो बेहतर होगा क्योंकि उनको तजुर्बा ज्यादा है। मैं किसी रेड्डी भाइयों के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, मेरी उनसे मोहब्बत है, उनसे मेरी दोस्ती है, मगर जब अगर तजुर्बे की बुनियाद पे इख्तिदार दिया जाएगा तो मुसलमान मियाँ भाइयों से बड़ा तजुर्बा इस दुनिया में किसी का भी नहीं। बनाओ अपना सीएम, बनाओ अपने लीडर को, आओ इख्तिदार में, बनाओ अपना चीफ मिनिस्टर। कब तक पीछे रहेंगे, कब तक बाजू रहेंगे, कब तक अन्ना 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 बोल के बनेंगे? सबको मौका मिला, हर भाई को मौका मिला। अरे हैदराबाद के साथ अजीब रवैया, हैदराबाद का खुबानी का मिठा है। आंध्र प्रदेश जब बना, जब हैदराबाद हमारा हिस्सा, तेलंगाना बना, हैदराबाद कहीं नहीं जाना, तेलंगाना हमारा हिस्सा। अरे हैदराबाद इतना छोटा है, हैदराबाद की तारीख क्या है मेरे भाई? आप तमाम लोग जानते नहीं। हैदराबाद का हिस्सा आंध्रा है, हैदराबाद का हिस्सा तेलंगाना था, हैदराबाद का हिस्सा कर्नाटक था, हैदराबाद का हिस्सा आंध्र प्रदेश था। हैदराबाद इतना छोटा हो गया, जो चाहे खींचेंगे हैदराबाद को, खाएंगे हमारा इख्तिदार किसी और को। अज़्म नौजवान के जानिब से मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि उठो, खड़े रहो, अपनी क़यादत अपने हाथों में लियो। कब तक किसी को तुम चीफ मिनिस्टर बनाओगे? कब तक? 119 हल्के हैं। अब फिर जब हम ये बात करते हैं तो तमाम सियासी पार्टियां ये कहती है कि तुम्हारे पास ताकत नहीं, तुम्हारे पास इस्तेदाद नहीं है, तुम गरीब हो, तुम लाचार हो, तुम मजबूर हो, तुम पसमानदा हो, तुम्हारे पास अक्सरियत नहीं है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, क्या कर्नाटक में 16% लिंगायत अपने चीफ मिनिस्टर को नहीं बनाते? कितने दफा उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को बनाया? हम मुसलमान क्या हमारे स्टेट में चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते? एक एमपी बनाकर, 7 एमएलए बनाकर आप समझते हैं कि यह हमारी ताकत है? यह हमारी ताकत नहीं है, यह हमारी ताकत नहीं है। घर के जो है दरबारी बने गए। मैं खुले अल्फाज में कहना चाह रहा हूं, मैं खुले अल्फाज में उनकी तनकीद कर रहा हूं। अपने महफिलों में, अपनी दावतों में एमएलए एमपी को वीआईपी बनाकर बुलाते हैं। अरे ये मुहद्दिस दक्कन का शहर है, वो मुहद्दिस दक्कन का शहर है जिसने निज़ाम के तख्त और ताज को लात मार दिया था। ये उनका शहर है। और हमारे उलमा का किरदार क्या है? हमारे उलमा जो हैं बिरयानी खा रहे हैं, हमारे उलमा जो हैं एमएलए एमपीओं को देख के इतने खुश हो रहे हैं कि वो भूल जा रहे हैं कि हमारे पास गरीब आवाम भी है जिनको हमारी तरबियत की ज़रूरत है। ये सलाहियत डालने का काम माशरे में हमारे उलमाओं का है। मगर हमारे उलमा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनके दिल में इल्म है, मगर वो इल्म
वो कुछ काम का नहीं जब तक अगर आप उसकी तबलीग नहीं करेंगे। मेरे नज़र में उलमा का बहुत अहम रोल है। मस्जिद कमेटियों में भी नौजवानों को आना चाहिए। मुझे याद है जब हम बड़े हो रहे थे, हमारे मोहल्ले की मस्जिद की कमेटियों में हम होते थे। हमारे मस्जिद में ही जिम होता था, वहीं पर नौजवान आके एक्सरसाइज करते थे। एक पुरसुकून माहौल बना हुआ होता था। हर एक दूसरे के मसले मसाइल के ताल्लुक से हम बैठ के बात किया करते थे। मस्जिद के हर काम में जो है मसरूफ़ हुआ करते थे। आज नौजवान मस्जिद से दूर हो गया। नौजवान मस्जिद को जाएगा सिर्फ जुम्मे की नमाज़ अदा करने की। अब असर की नमाज का हाल देखिए, फजर की नमाज तो छोड़ ही दीजिए, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा। आप हमारे सफ़ों में देखिए कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं, कितने लोग जो है ये तंजीम से जुड़े हैं। ये एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और हमारे नौजवान मर्डर कर रहे हैं। और क्या क्या मसले मसाइल मैं बोल नहीं सकता हूँ, मुझे शर्मिंदगी का एहसास होता है। अरे मुसलमान का मतलब ये है, सबसे आला दर्जे के इंसान को मुसलमान कहते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालों को, रोज़ा रखने वालों को मुसलमान नहीं कहते। दिल में तकलीफ होती है जब मैं माशरे में अपने भाई बहनों की ये हालत देखता हूँ। हम किसके लिए क़यादत कर रहे हैं, हम किसके लिए सियासत कर रहे हैं? मेरा ये सवाल आप तमाम लोगों से है, हम किसके लिए कर रहे हैं? हम किसके लिए 12% की बात करेंगे? हम किसके लिए स्कॉलरशिप के लिए बात कर रहे हैं? हम किसके लिए जो है शादी मुबारक के लिए लड़ रहे हैं? कौन सी कौम के लिए? मेरा आप तमाम लोगों से ये सवाल है। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, किसके लिए? मेडिकल की बात कर रहे हैं, हम किसके लिए? ये कौम के लिए जो एक दूसरे का खून के प्यासे, ये कौम के लिए। मेरे दिल में तकलीफ है, मैं इसलिए आप लोगों को शायद बुरा ना लगे, मगर मुझे तकलीफ है, मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं अपनी कौम को ये दर्जे पे जाते हुए नहीं देख सकता। मैं क़यादत कर रहा हूं, मैं भी सियासत में हूं, मगर मुझे ऐसी कौम की सियासत करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है। सियासी पार्टियां इस ताल्लुक से कोई भी बात नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। मेरे लिए वोट बैंक ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए आपकी बहाली, आपकी खुशहाली ज़रूरी है। आप सीधे रास्ते पे चलेंगे। हर किसी ने तेलंगाना में सीएम बनाए, हम नहीं कर सकते बात। हम जब बात करते हैं तो हमें दबाया जाता है। वजह क्या है? क्या कमजोरी है हमें? अरे जिसके दिल में अल्लाह का ईमान है, जिसके दिल में इस्लाम का जज्बा है, वो किसी से गरीब नहीं हो सकता। वो सबसे अमीर है, दुनिया का बादशाह है। लड़ो। मैं इसलिए ये कहता हूं, मेरे हल्के जात में पूरा मैं कहते रहता हूं कि उठो उठो, लड़ो, मेहनत करो, मशक्कत करो, बनाओ अपनी क़यादत, लाओ 12% रिजर्वेशन लाओ अपनी कौमियों के लिए कुछ करो। अरे जब मैं कहता हूं तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अरे मेरे भाई, आपका कोई दोस्त नहीं है। हमें एक साथ रहना पड़ेगा, मुत्तहिद रहना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म का सवाल मुझसे होगा, सेक्युलरिज्म का सवाल केसीआर से नहीं होगा। सेक्युलरिज्म का सवाल हमेशा मुझसे ही होता रहा है, आप तमाम लोगों से नहीं हुआ। एक छोटी सी फोटो बैनर में डालने के लिए इनको तकलीफ होती है। तमाम सियासी पार्टियों का यही हाल है। मैं अपनी पार्टी की भी तनकीद कर रहा हूं क्योंकि मैं डरता नहीं हूं। मैं ये चमचागिरी बंद करो। ऐसा झुक रहे हैं लीडरों के सामने, यकीन जानिए मैं नमाज में भी इतना झुकते हुए किसी को नहीं देखा। हाथ बनकर इतना झुकते हैं सियासी लीडरों के सामने। अरे भाई, आप कौन हैं? आपकी तारीख क्या है? आपके दिल में ईमान क्या है? आप किसका कलमा पढ़ते हैं? आप किसके सामने इबादत करते हैं? आप किसके लिए रोज़ा रहते हैं? आप तमाम लोगों को अंदाज़ा नहीं है। और आप जाकर ज़ाती मफाद के लिए किसी के सामने झुक जाते हैं, अपनी ज़मीर को बेचते हैं, इलेक्शन में पैसों के लिए इलेक्शन में जाकर काम करते हैं। अपनी क़यादत को चुनिए, देखिए, सोचिए, समझिए, जानिए अपनी हाल हकीकत क्या है। आज देखिए क्या हो गया कौम की हालत। आज हम क्या, मैं तो नहीं सोचा था कभी ज़िंदगी में कि मुझे ये उम्र में आके ये सोचना पड़ेगा कि भाई मर्डर मत करो, भाई रेप मत करो, भाई ड्रग्स मत लगाओ, भाई ओयो मत जाओ।
अब क्या बोलना पड़ रहा है मुझे? अरे हम सोचे थे हम वक्त को बदलेंगे, हालात बदलेंगे, हम हमारा सीएम बनाएंगे, कि हमारे में मेरे में जज्बा है, ये मेरे में जज्बा है कि हम स्टेट का मुझे सीएम बनाना है। हमारी सोच हमेशा से छोटी की गई, बड़ा सोचो। अज़्म नौजवान का काम यही है। ये तंजीम हम तमाम लोगों ने मिलकर, समीर साहब यहाँ पर, बारी साहब है, अफसर साहब है, मसूद साहब है, आमिर है, साजिद साहब है, हमने इसलिए बनाई क्योंकि इस तंजीम के जरिए हमारा ख्वाब है कि हम नई लीडरशिप पैदा करें, बिजनेसमैन बनेंगे। इस तंजीम के जरिए हम एक डॉक्टर बनेंगे, हम इस तंजीम के जरिए इंजीनियर बनेंगे, जो जिंदगी के हर शोबे में जाके जो महारत हासिल करेंगे। हमारी सोच ये है। इसलिए मेरे तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है, मैं आपका तमाम ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सोचिए, समझिए, अपने किरदार। भाई हमारे मोहल्ले के नहीं है, हमारे अपने हैं, हमारे अपने भाई है। इसलिए तरक्की और डेवलपमेंट की जब बात आती है, मैं तमाम सियासी जमातों को कहना चाहता हूं कि हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, आकर बात कीजिए, आके मसलों को देखिए। और आखिर में मैं ज़्यादा आप तमाम लोगों का वक्त नहीं लेना चाहता हूं, खाने का भी वक्त हो चुका है, और मेरे मुंह से अगर कुछ गलत अल्फाज निकल गए मैं माफ़ी चाहता हूं। और ख़ास तौर से जितने भी हमारे मुक़र्रिर रहे, मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। और आगे जाके भी इंशाअल्लाह हम हर हल्के में, गलियों में जाके करेंगे। हमारा मंशा था कि हम अत्तापुर 24 नंबर पे जो है हम ये जलसा करेंगे। पुलिस वाले परमिशन नहीं दिए, शहाबुद्दीन के चेहरा आते पुलिस परमिशन नहीं देती। क्यों भाई, वजह क्या है? मैं क्या करने आया वहाँ पर? ये नौजवानों को तो समझाने जा रहा हूँ ना। अच्छा, हद तो ये हो कि परमिशन दी, बाद में मालूम हुआ ये कौन लिया, कैंसिल कर दो। अमीर साजी साहब यहाँ मौजूद है, उनको जैसा मालूम हुआ शहाबुद्दीन ने जाके जो है एप्लीकेशन डाला, कैंसिल। अरे पुलिस को भी थोड़ा साथ देना चाहिए। देखिए, ये चीज़ों की ज़रूरत है। आप सीसीटीवी कैमरे लगा के सुकून से घर में बैठे, इनका काम ओपन एंड शट करने का है। सीसीटीवी कैमरे में देख लिया, हाँ फलाना शख्स आया, ये मर्डर कर दिया, पकड़ लो, ख़त्म। अरे मंसूबा बना रहा है, हथियार कहाँ से ले रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन तो लो, इंटेलिजेंस पैदा करो। एक ज़माने में इंटेलिजेंस पीस कमेटी टीमें होती थी, आज कहाँ है? सब सीसीटीवी कैमरे पे, उस पर दिखेगा तो पकड़ेंगे, उसके बाद जेल को भिजाएंगे, फिर उन्हें जाके 15-20 दिन में बेल लेके बाहर हीरो बन के फिरेंगा। टिकटॉक में उसकी वीडियो लगेंगे, हीरो बन के दूल्हे भाई निकल के आएंगे वलीमे के दिन। ऐसी हालत है लोगों की। इसलिए मैं ऐसे लोगों को हीरो बनाना बंद करिए। और फिर से आखिर में मैं फिर से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा दिल से करता हूं, और मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब मैं औकाफ के ताल्लुक से जो मसले हैं, जो मसाइल है, अपना सीएम बनाइए, खुद इख्तिदार में आइए, खुद इख्तिदार में आइए अपना। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।